नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में मैं जो भी आपको आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और उसमें सभी डिटेल वाइज मैं आपको डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अभी चाहिए होंगे या एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होंगे, ये सब इसमें डिटेल में हम बात करने वाले। और यदि आपने इस तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपका फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। अदरवाइज आपकी पूरे साल की प्रिपरेशन है वो वेस्ट हो सकती है। तो मैं बताता हूँ, जैसा कि आपने सभी ने इसको वेबसाइट के बारे में तो पता होगा कि यहाँ पर ये वेबसाइट है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। ऑलरेडी हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप वही ईमेल आईडी देना जिसको वो आपका एक्टिव हो, क्योंकि आपका जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा एग्ज़ाम के टाइम एंड एडमिशन टाइम, इंटरव्यू टाइम, वो सब आपका ईमेल के थ्रू होगा। ठीक है, तो आप एक एक्टिव ईमेल आईडी वहाँ पे डालना। जो भी आपकी फर्दर कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल आईडी पे ही शेयर की जाती है। तो ये वही बात, एक तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी आपको फॉर्म फिलअप करते हो कैटेगरी चूज करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में फिलअप करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और दूसरी में पढ़ दें। तो सबसे पहले जानते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यदि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मीन्स आपने विदाउट सिग्नेचर अपलोड फॉर्म को सबमिट कर दिया, विदाउट फोटो उसको एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड कर दिया। तो ऐसी कोई भी आप उसमें कमी ना छोड़े जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो। और जो आपका एप्लीकेशन में जो सिग्नेचर और फोटो है उनका साइज भी प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपने साइज में भी उनके इश्यू रहा तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है उसमें। जो भी जितने भी चेक बॉक्स है उन सभी चेक बॉक्स में जो भी डिटेल पूछी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सारी डिटेल्स आप फिलअप करें। यदि किसी डिटेल को मैंडेटरी नहीं किया गया है और उसमें भी आपको आप खाली छोड़ते हो तो वो आपके लिए फॉर्म रिजेक्ट करने को लीड करता है। सबसे पहले है कि जो ओबीसी कैटेगरी है, जो आर्मड फोर्सेज के पर्सनल है एंड जो आर्मड फोर्सेज के ऑफिसर्स है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको भी जो पहले कैटेगरी चूज होगी वो होगी एस जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अब उसमें जो सब कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी में होगा डिफेंस, सिविलियन। क्या होगा? डिफेंस और सिविलियन। तो उनको पहले जो अपनी कैटेगरी है वो चूज करनी है। अब पिछली बार क्या किया करते थे बच्चे कि उनमें जनरल चूज कर लिया उन्होंने और नीचे जो सब कैटेगरी उसमें सिविलियन चूज कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन है उन दोनों को आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पहले आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको चूज करिए। उसके बाद में जो भी आपकी सब कैटेगरी है, यदि आपके फादर आर्मड फोर्सेज में जेसीओ रैंक तक सर्विस कर रहे हैं तो आप सिविलियन के वो डिफेंस में कंसीडर होंगे। यदि आप जेसीओ रैंक से ऊपर सर्विस कर रहे हैं ऑफिसर्स में तो वो सिविलियन कैटेगरी में कंसीडर होंगे। एंड जो सिविलियंस है वो तो सिविलियन में आ ही रहे हैं। तो आपको कैटेगरी चूज करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपने कैटेगरी गलत चूज कर ली तो आपका सिलेक्शन होने से रुक सकता है। आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे ओनली वार्ड्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओज एंड अदर रैंक ऑफ आर्मी एंड इक्वालेंट इन एयरफोर्स नेवी विल अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी ओनली। ये जो मार्टियर्स है उनके लिए किल्ड इन एक्शन कैटेगरी एंड सिविलियन एंड ऑफिशियल कैटेगरी ओनली वार्ड्स ऑफ सिविलियन डिफेंस ऑफिसर्स नॉट जेसीओ एंड अदर रैंक विल अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। नॉट वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पुलिस पर्सनल डिफेंस सिविलियन विल अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी।
वार्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी एयर फोर्स एंड विल अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। एंड वन थिंग और, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो भी जिनके फादर पैरामिलिट्री फोर्सेज में सर्विस कर रहे हैं, पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, वो भी सिविलियन कैटेगरी के अंदर कंसिडर होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम पैरामिलिट्री में हैं, क्या हमारे डिफेंस का रिजर्वेशन लगेगा या नहीं, तो उनका डिफेंस का रिजर्वेशन में नहीं लगेगा। तो सब ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एग्जाम सेंटर का जब चूज कर रहे हो तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करना है कि मैं इस टाइम पर यहाँ अवेलेबल हूँ, तो नियरेस्ट या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो एग्जाम सेंटर चूज करो। यदि आपने एक बार एग्जाम सेंटर चूज कर लिया, उसके बाद में आप उसको चेंज करना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल रहेगा। सैनिक स्कूल की तरह इसमें एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। इसमें एक बार आपने फिलअप कर दिया तो वो फाइनल रहेगा। आपको डेट ऑफ बर्थ सही भरा या नहीं भरा उसको भी एक बार रीचेक करना, क्योंकि इसमें जो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है वो भी नहीं आता है। आप जैसे ही फिलअप करके सबमिट करोगे तो इस डायरेक्ट सबमिट हो जाता है, इसमें प्रीव्यू नहीं होता। ये सब इसमें डिटेल्स रहेगी। ये आपके सामने एक डमी फॉर्म है, इस प्रकार का आपका एक डमी फॉर्म मिलेगा। तो आप जब भी सबमिट करो तो उससे पहले ये कंसीडर करो, एंश्योर करो कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके सभी जो मैंडेटरी पार्ट्स है क्या वो आपने फिलअप किए या नहीं किए। ठीक है, यदि अब किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है आपको फिलअप करते वक्त वो समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतने कम समय में आप क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग डेज है उनमें भी, तो आप 101% सिलेक्शन ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।